आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की, हमारे साथ हैं नवनीत चितलांगिया साहब गेहूं पर बात करने के लिए, और साथ ही हमारे साथ सिराज हुसैन है फार्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। और हमारे साथ पाशा पटेल साहब भी हैं, चेयरमैन हैं महाराष्ट्र सीएसीपी के, और सिराज हुसैन साहब भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, बड़ी खबर की। खबर ये है कि देश के कई हिस्सों में सीजन के आखिर में जबरदस्त बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर बड़ी मात्रा में पानी फेर दिया है, क्योंकि कई जगहों से क्रॉप लॉस की खबरें आ रही हैं और सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका महाराष्ट्र में जताई जा रही है। महाराष्ट्र में करीब 28 लाख एकड़ में फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने करीब 32 लाख किसानों को वित्तीय मदद की मंजूरी दी है और 2215 करोड़ की वित्तीय सहायता यहां पर मंजूर की गई है। ये हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। किसान इतनी मेहनत करते हैं, मुश्किल से खेती करते हैं, और अगर आखिर में ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत ये दुखद है। तो हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं और पाशा पटेल हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सिराज जी, सर आपके पास क्या रिपोर्ट है सर नेशन वाइड? क्या ओवरऑल जो खरीफ का हमारा आउटपुट है वो कम हो जाएगा सर कंपेयर टू लास्ट ईयर? देखिए, अभी इस स्टेज पे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बात सही है कि कई राज्यों के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मिसाल के तौर पर अगर हम पंजाब लें, तो पंजाब में 35 लाख हेक्टेयर एरिया है खरीफ में, मगर उसमें से सिर्फ 1.5 लाख हेक्टेयर बारिश से मुतासिर है और वहाँ पर फसल पर बुरा असर पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश का कोई असेसमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन पाशा पटेल साहब आपको महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे। अब होता यह है कि बेहतर बारिश होने की वजह से कुछ इलाकों में यील्ड बढ़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर कुछ इलाकों में क्रॉप में नुकसान हो रहा है, तो कुछ इलाकों में बेहतर क्रॉप की भी हम उम्मीद करें। तो हम समझते हैं कि कुल मिलाकर बहुत ज्यादा नुकसान की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। सर नुकसान ना हो तो और बढ़िया बात है। हमारे साथ पाशा पटेल साहब हैं, महाराष्ट्र सीएसीपी के चेयरमैन हैं। पाशा जी बहुत स्वागत है सर आपका। और जो मैं रिपोर्ट देख पा रहा हूँ सबसे ज़्यादा नुकसान सर महाराष्ट्र में ही है, करीब 28 लाख हेक्टेयर में, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपके पास क्या इनपुट सर, क्योंकि आपके पास तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, क्या वाकई ये बात ठीक है सर कि महाराष्ट्र में नुकसान ज़्यादा है? पाशा जी देखिए, पूरे महाराष्ट्र में 483 सर्कल है और उसमें से 451 451 सर्कल में नुकसान हुआ है। इसका मतलब आप सोचो कि 483 सर्कल में से अगर 451 सर्कल में अगर नुकसान हुआ है, तो इसका अंदाज लगाओ कि आप महाराष्ट्र में किस तरीके का नुकसान किसानों का हुआ है। इतना बड़ा नुकसान तो मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगले और 5-6 दिन जो है, ये 5-6 दिन में और बड़ी आफत आने वाली है, ऐसा हम सुन रहे हैं, यानी और भारी बारिश आने वाली है। तो ये अब ये पीछे हुई बारिश और आने वाली 5-6 दिन की बारिश, ये दोनों बारिश अगर हम देखेंगे, तो क्या बचेगा महाराष्ट्र के किसानों के हाथ में, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। इतनी बुरी हालत महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर पे हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके। तो सर क्या राज्य सरकार की तैयारी है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि करीब 2200 करोड़ के आसपास की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। इसमें कुछ और बढ़ोतरी की संभावना आपको दिख रही है, और क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से? देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि सारे जो अब तक के जो कानून है वो बाजू में रख के किसानों को जितने ज्यादा से ज्यादा हम दे सकते हैं वो देने की हम कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कल ही बताया है। इसका मतलब अब किसानों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तो खुद सीएम साहब, हमारे दोनों डीसीएम साहब, हमारे सारे मिनिस्टर पूरे एरिया को जाके देख रहे हैं। और इसी तरीके का स्टेटमेंट जब सीएम साहब का आता है, इसका मतलब मुझे लगता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम दे सकते हैं उतना देने की नीयत हमारे महाराष्ट्र सरकार की है, और वो हमारे सीएम साहब ने बोल के बताया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देश में हम सबसे अच्छा क्या दे सकते हैं किसानों को, अब तक जो दिए हैं
उससे भी कुछ और कुछ दे सकते हैं क्या? ऐसी सारी चीज़ों पे सरकार गौर कर रही है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस विषय पे किसानों के साथ है, ऐसा मुझे लग रहा है। बात है सिराज जी, आपके हिसाब से सर सरकार के फ्रंट पे किसी एक राज्य सरकार नहीं बल्कि जहां जहां ये नुकसान है ओवरऑल केंद्र की तरफ से भी और राज्यों की तरफ से भी इस वक्त किसानों को क्या मदद मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? आमतौर पे जब इस तरह के नुकसान होता है तो किसानों को राज्य सरकारें बहुत जल्दी से कुछ कॉम्पेंसेशन अपनी तरफ से अनाउंस करती हैं और उनके पास स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है। तो 5,000 रुपए से 10,000 रुपए पर एकड़ के बीच में इस पर मुनहसिर है कि किस किसान को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इसका एक पूरा एस्टिमेट किया जाता है। बाकायदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जॉइंटली उसको करते हैं और उसके बाद फिर वो केंद्र सरकार को मेमोरेंडम सबमिट करते हैं, मगर उसमें वक्त लगता है क्योंकि केंद्र सरकार फिर उसमें एक टीम भेजती है। वो टीम मुख्तलिफ जिलों में जाती है और देखती है सड़कों को कितना नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन कुल मिला के राज्य सरकारें जल्दी से किसानों को असिस्टेंस दे सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो किसानों ने कर्जे लिए हैं उसमें कुछ डिफरमेंट की फैसिलिटी दी जा सकती है, कुछ वक्त की इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट है उसको माफ किया जा सकता है। इनपुट के लिए रबी के इनपुट के लिए कोई असिस्टेंस डायरेक्टली दी जा सकती है। कई तरह से मदद होती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी कोई बहुत प्रिसाइज एस्टिमेट डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना नुकसान हुआ है वो हमारे सामने नहीं है। पंजाब की फिगर मैंने आपको बताई कि 35 लाख हेक्टेयर में से 1.5 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है जहां पर ज्यादा नुकसान की उम्मीद है। अच्छा, तो जो सुझाव सिराज जी दे रहे हैं पाशा जी, क्या ऐसी कोई तैयारी महाराष्ट्र में चल रही है कि किसानों को कुछ लोन में रियायत दे दी जाए या कुछ और तरह की राहत, इसकी कोई बातचीत चल रही है सर पाशा जी? देखिए, मैंने यही बात आपको बताया है कि महाराष्ट्र के सीएम ने एक ही लाइन में कहा है कि हम सारे नियम और कानून बाजू में रख के किसानों के साथ हम रहने वाले हैं, नंबर 1। दूसरी बात, हमारे डीसीएम साहब ने कहा है कि जिस तरीके से नदियों के किनारे की ज़मीनें बह गई है, उस ज़मीनों को भी हम क्या दे सकते हैं क्या? वो एनडीआरएफ के जो कानून नियम है ना, वो नियम में तो कुछ ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये और कुछ टटोलना शुरू हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद करने की अ, म म आशं हम मदद करने की नीयत से सोचा जा रहा है और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, उसमें सोचा जा रहा है, वो दिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रहलाद जोशी ने यह कहा है कि फिलहाल गेहूं या गेहूं उत्पाद के एक्सपोर्ट का इरादा नहीं है, अगले सीजन में देखा जाएगा उत्पादन के आंकड़ों को देखने के बाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नवनीत चितलांगिया साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं RFMFI यानी रूरल फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सर बहुत स्वागत है आपका नवनीत जी। निराशा हाथ लगी कुछ मंत्री जी के बयान से या ये एक्सपेक्टेड था? नमस्कार मृत्युंजय जी। नहीं, एकदम भी निराशा हाथ नहीं लगी है। अच्छा। और कल हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में मंत्री महोदय साहब का आना हुआ और हम लोगों ने कुछ अपनी जो सुझाव था वो रखा उनके पास, जिसमें एक सुझाव ये भी था क्योंकि इस साल हमारे पास एम्पल स्टॉक है वीट का कंट्री में, गवर्नमेंट रिजर्व्स में भी और ओपन मार्केट में भी। तो हमने बोला कि भाई जो आज वीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का है उसको फेज वाइज मैनर में एक छोटी सी क्वांटिटी से उसका एक्सपोर्ट के लिए हमारे को परमिशन दी जाए, जो एक 10 लाख टन से दे सकती है सरकार। तो उनका एक हम उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक वो निर्णय होगा आगे। अभी उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हाँ, ज़रूर उसको देखने की बात करी है कि देखेंगे कैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने डिसाइड किया कि अभी नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा। तो हमारी डिमांड सप्लाई का सिचुएशन है, क्या उसको देखकर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट की स्थिति में हम हैं? हाँ, एकदम। आज के दिन गेहूँ इस साल आपको पता है क्रॉप साइज़ बहुत अच्छी हुई है। हमारे सर्वे के हिसाब से 110 मिलियन टन हुआ और सरकार का सर्वे का जो आंकड़ा है वो 117.5 मिलियन टन्स का है और उस हिसाब से और वो मार्केट भी अभी दर्शा रहा है। आप देखिए अभी तक मार्केट में जो प्राइसिंग चल रही है व्हीट की वो एकदम स्टेबल चल रही है। डिमांड अवेलेबिलिटी की कहीं कोई कमी नहीं है पूरे देश में।
और प्राइस बहुत ज़्यादा इस साल फ्लक्चुएट होने के भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो जब संभावना ऐसी कि हमारे पास में एम्पल स्टॉक है वीट का, तो क्यों ना थोड़ा-सा अगर एक्सपोर्ट का हमारे को रूम दिया जाए, तो उससे एक ये ज़रूर है कि हमारा जो बिज़नेस लॉस हो चुका है, जो हम एक्सपोर्ट करते थे, आटा आपको पता है इंडियन डायस्पोरा भी है बाहर, और ऐसे भी इंडियन वीट की जो आटा बनता है उसकी क्वालिटी सारे सराहनीय है और सब लाइक करते हैं। तो उसका एक वापस से अगर ये खुल जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा-सा एक रूम बन जाता है। अच्छा, तो तो इसको देखते हुए हम लोगों ने सरकार से माँगा था कि छोटा-सा एक क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, और अगर आपके पास में फिर रूम बने, आगे क्रॉप साइज़ अच्छी और दिखे, तो देन वी कैन कम टू द नॉर्मल सिचुएशन व्हिच वाज़ प्रिवेलिंग बिफोर द ये कोविड एरा के पहले वाले जो सिचुएशन थी, वैसे हम आ सकते हैं। अभी सर प्राइस को लेकर क्या व्यू है? अभी आटा या बाकी जो प्रोडक्ट हैं व्हीट के, गेहूं के दाम अभी कंट्रोल में रहेंगे त्योहारों पे, या कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक फिलहाल अगर करंट पोज़ीशन की बात करें, तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी एकदम एम्पल है। कहीं कोई अवेलेबिलिटी को लेकर के कहीं संशय नहीं है, सब जगह मार्केट में अवेलेबल है व्हीट। और दूसरी बात रही प्राइस फ्लक्चुएशन की, तो एक जो सीज़नल डिमांड या फेस्टिव डिमांड बोल कर के अगर थोड़ा बहुत हो जाता है तो हम कह नहीं सकते। लेकिन कोई जो शॉर्टेज बोल कर के जो तेज़ी आती है वो दिखेगी नहीं, वो शॉर्टेज क्योंकि है भी नहीं और वो तेज़ी आएगी भी नहीं। तो थोड़े बहुत अगर फेस्टिव सीज़न का डिमांड बोल कर के आ जाए छोटी-मोटी तेज़ी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट को। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। बहुत शुक्रिया नवनीत जी आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए।